गुड इवनिंग क्लास। आइए हम लोग जो बीपीएससी का सीरीज स्टार्ट किए हैं उसमें फिर से हम लोग एक बार चीज़ों को समझने का कोशिश करेंगे, चीज़ों को लिंक करने का कोशिश करेंगे। तो बिना समय गंवाए हुए आइए हम लोग देखते हैं अब तक क्या पढ़ चुके हैं। तो अब तक हम लोग पढ़े हैं पाषाण, हड़प्पा, ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद, परिचय। हम लोग यहाँ तक अब तक पढ़ चुके हैं और महाजनपद परिचय कर चुके हैं, अभी खत्म नहीं किए हैं। इसका हम लोग राजनीतिक जीवन चलेंगे, फिर धार्मिक जीवन चलेंगे, फिर आर्थिक और सामाजिक जीवन देखते हुए महाजनपद को अंत करेंगे। थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। पाषाण काल में हम बताए हैं मनुष्य पूर्व पाषाण काल में बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था, मध्य पाषाण काल में अपेक्षाकृत छोटे पत्थरों, नव पाषाण काल में मानव को ज्ञान हो गया, वो बाल्य बुद्धि से अब समझदार हो गया है, अब एक साथ मिलकर रहने लगा। कृषि का आविष्कार, चाक का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, आग का उपयोग सब करने लगा मानव, एक साथ रहने भी लगा। तब आया ताम्र पाषाण काल। उस समय एक संस्कृति डेवलप हुआ जिसको ग्रामीण संस्कृति कहते हैं। फिर आप देखिएगा उसके जब उसी के डेवलपमेंट के बाद हड़प्पा आएगा। हड़प्पा का डेवलपमेंट करेगा, पूरा उन्नत सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तृत सभ्यता है, जिसको आएंगे मध्य एशिया से और तहस नहस कर देंगे मार्टिन व्हीलर एंड गॉर्डन चाइल्ड के अनुसार। इसके बाद हम लोग उसी अवशेष पे, हड़प्पा के अवशेष पे हमारा एक ग्रामीण सभ्यता डेवलप होगी, आर्यों का सभ्यता जिसको वैदिक सभ्यता कहते हैं, जिसको हम लोग दो भाग में तोड़कर देखें, ऋग्वैदिक सभ्यता एवं उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक हमने पढ़ा जो कि एक स्वच्छ सभ्यता थी, जहाँ के सामाजिक व्यवस्थाओं में स्त्रियों का समान हक अधिकार था, पुरुषों के बराबर था, आपका नियोग का व्यवस्था था, विधवा पुनर्विवाह की व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था में गतिशीलताएँ थी, खान पान रहन सहन सब कुछ ठीक था। उत्तर वैदिक काल में आपने देखा वही कर्मकांडीय व्यवस्था प्रवेश कर गया और यही कर्मकांडीय व्यवस्था से त्रस्त होकर जो जन साधारण वर्ग के लोग थे वो नए धर्मों की तलाश करने लगे, जिस समय भगवान बुद्ध और महावीर आएंगे और यही महाजनपद काल कहलाया। आइए इसका हम लोग राजनीतिक जीवन देख लेते हैं। कल हम लोग परिचय देखे थे कि किस तरह से बृहद्रथ वंश जो कि सबसे प्राचीन वंश है, उसका सबसे प्रतापी शासक रिपुंजय की हत्या करके पुलिक हत्या कर दिया और पुलिक की हत्या करके भारतीय ने अपने 15 वर्षीय बेटा बिंबिसार को हर्यक साम्राज्य का स्थापना करवाया और राजगीर के गद्दी पर बैठाया। तो आइए हमारा जो पहला जो साम्राज्य है वो है हर्यक साम्राज्य, हर्यक वंश। हमने आपको बताया था कि महाजनपद काल में ढेर सारे महाजनपद उभर कर आए, जैसे मगध हो गया, अंग हो गया, वज्जी हो गया, काशी हो गया, कौशल हो गया, वत्स हो गया, कुरु हो गया, सुरसेन हो गया, मत्स्य हो गया, अवंती हो गया, बहुत तरह के हम लोग आपको बताए थे। 16 महाजनपद के बारे में हमने मैप के माध्यम से चर्चा किया था, उसको बार बार देखते रहिएगा, देखने से क्या होगा समझ में आ जाएगा। और इसीलिए हम शुरू से चैप्टर लिखते रहते हैं, एक रिकैप करते हैं हर क्लास में, ताकि एक रिवीजन मात्र होते रहे और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको खुद ध्यान में आने लगेगा कि हाँ ऐसे ऐसे रिलेट हुआ था। तो हम लोग हर्यक वंश देखेंगे। हर्यक वंश का संस्थापक कौन हो गए? बिंबिसार हो गए। बिंबिसार किसका बेटा है? भातीय का बेटा है। बेटा नहीं पूछता है, बाप का नाम नहीं पूछता है, ये पूछेगा। बिंबिसार एक प्रतापी शासक है, इसने हर्यक वंश का स्थापना किया और इसने क्या किया, इसने अपना संबंध, अपना जो स्थिति है वो मजबूत वैवाहिक संबंध से किया। अब होता है ना कि ब्याह हो जाने के बाद ससुराल वाले पक्ष से एक सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाता है, लगभग लोग मजबूत हो जाते हैं, ससुराल पक्ष भी मजबूत है तो आप भी मजबूत हो गए। तो इसी तरह के वो बुद्धि लगाया। आज से ईसा पूर्व पहले लगभग ये बात चल रही है, आप इस पे ले लीजिए 326 ईसा पूर्व में वो किया है आक्रमण, तो लगभग
आपका 500 के आसपास है। 540 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है, तो इसी के समय जन्म हुआ है। तो उस समय ये दिमाग लगा लिया कि वैवाहिक संबंध से अपनी स्थितियों को मजबूत करना है, यही काम अकबर करेगा। वो भी अपने वैवाहिक संबंधों से स्थितियों को मजबूत करेगा और भारत में 49 साल तक राज करेगा अकबर, और औरंगजेब भी 49 साल तक राज करेगा। इन चीज़ों को हम लोग रिलेट करेंगे भी तो इतिहास याद रहेगा। बिंबिसार जो है वैवाहिक संबंध से अपना स्थिति मजबूत किया। आप देख पाएंगे ये आपका भारत है, यहाँ पर बिहार है, ये मगध है। तो मगध वाला जो क्षेत्र है पहले आपका झारखंड, उड़ीसा, बंगाल सब बिहार में मिला हुआ था। तो ये मगध वाले जो पटना वाला जो क्षेत्र है, गंगा नदी ऊपर चल जाइएगा तो वज्जी संघ है, और इधर भागलपुर है। तो वज्जी संघ बहुत मजबूत संघ थी, एक लोकतंत्र स्थापित किया हुआ संघ था, उसको हराना आसान नहीं था। तो बिंबिसार उसको जीतता नहीं, इसको पता था। तो इसलिए ये क्या किया, अपना शादी वर्जी से कर लिया। यहीं पर उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कोसल है, कोसल के राजा की बेटी से, प्रसेनजीत की बेटी से शादी कर लिया। और यहाँ पर पंजाब में मद्रकुल है, तो यहाँ के भी शादी कर लिया। मद्रकुल के राजा के बेटी का नाम क्षेमा था, उससे शादी कर लिया। 3 जगह शादी किया। जब ये कोसल में शादी किया तो प्रसेनजीत की बहन है, उसकी बहन का नाम है चेलना। तो चेलना से शादी करने के कारण इसको काशी दहेज में मिल गया, काशी दहेज में मिल गया। बिंबिसार क्या करता काशी का, इसका खुद का बहुत बड़ा साम्राज्य है मगध का। इसने क्या किया, 1 लाख रुपए पट्टे पे दे दिया। पट्टा उसको मत कहिए, 1 लाख रुपया के वार्षिक आय पे प्रसेनजीत को ही दे दिया कि हमको 1 लाख रुपये सालाना आय दीजिएगा, काशी देख रेख आप ही कीजिए। इधर से इसको 1 लाख रुपये सालाना आय होने लगा। वज्जी संघ से में जब ये शादी किया तो वज्जी, यहाँ पर जो एक वज्जी संघ की राजकुमारी थी चेटक, यहाँ का था चेलना, और यहाँ था क्षेमा। इन तीनों से शादी कर लिया। तो वज्जी संघ से शादी करने के कारण इसको क्या बेनिफिट मिला, ये मजबूत लोकतंत्र है। अब इधर से आक्रमण होने की कोई संभावना नहीं है, ससुराल पक्ष से तो आक्रमण होगा नहीं, मस्त है बेचारा। अब इतना बड़ा क्षेत्र को ये देख रहा है, इधर का भी क्षेत्र है, सॉफ्ट कॉर्नर इधर से भी है। अब इधर एक अंग पड़ता है, अंग में क्या किया, यहाँ शादी नहीं किया, यहाँ इसने आक्रमण किया और वहां का राजा ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को मगध में मिला लिया। ये हम बिंबिसार के मजबूत होने की स्थिति को मैं बता रहा हूँ। अंग पर आक्रमण किया और वहां का राजा ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को मगध में मिला लिया, और उपराजा, ये अंग का उपराजा अपने बेटे अजातशत्रु को बनाया। अपना बेटा अजातशत्रु को अंग प्रदेश का उपराजा बना दिया। अब देखिए अजातशत्रु उपराजा बन गया, सोच रहा है कि बाबूजी मरेंगे तो राजा बनेंगे, लेकिन बाबूजी तो हट्टा कट्टा जवान है, युद्ध लड़ने लायक है। अब इसको लगा, पहले का जो लोग होते थे ना वो बहुत तंदुरुस्त रहते थे, लंबे समय तक दुरुस्त रहते थे। बेटा खाए खाए करने लगा फिर भी बाप टनाटन है, उस टाइप के होते थे लोग। अजातशत्रु के साथ भी यही बात थी। अजातशत्रु सोचा कि इतना टनाटन बाबूजी हैं, अगर हम कुछ काम नहीं किए तो हम इनका से पहले हम ही पार लग जाएंगे। तब वो क्या किया, अपने पिताजी की हत्या कर दिया। तो अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके राजगीर के गद्दी पे बैठेगा। वंश सेम है, हर एक वंश। इसमें पहला राजा जो हुए बिंबिसार हुए। आप बिंबिसार की कहानी देख लिए। बिंबिसार एक प्रतापी राजा हैं, आपने देखा अपने वैवाहिक संबंध से अपनी स्थितियों को मजबूत किए। राजगीर में ये अपना राज्य का स्थापना किए हैं, हर एक वंश की स्थापना किए हैं, अंग को जीते, अंग के
उपराजा अजातशत्रु को बनाए, परंतु अजातशत्रु को लगने लगा कि जिस तरह से बाबूजी टनाटन हैं और हम खांसने पे पड़े हुए हैं, तो ऐसा न कि हम बाबूजी से पहले हम ही टपक जाएं, इसलिए इसने बाबूजी की हत्या कर दिया। और खुद बिंबिसार के बाद अजातशत्रु हर्यक वंश में दूसरा राजा बना अजातशत्रु। अब अजातशत्रु तो राजा बन गया, लेकिन चूंकि पिताजी का हत्या किया है इसलिए इसको मामा घर से टेंशन बढ़ गया। मामा ही सब नाराज है कि हाँ तुम मार दिया है बाबूजी को, तुमको राजा कैसे स्वीकार करें। पहला बात तो आप देख रहे थे ये भारत के मैप में बिहार वज्जीस्थान जो इसका मामा घर था, यहाँ से रिश्ता खराब हो गया। बगल में था कोसल, कोसल के जो काशी मिला हुआ था इसके बाबूजी को सालाना 1 लाख रुपया आए थे, वो भी बंद हो गया। ना अब ना मिलेगा, काशी छीन लिया गया। मद्रपुल बहुत दूर है, उससे रिश्ता खराब हो न हो अजातशत्रु का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये काफी दूर है पंजाब वाला क्षेत्र, हम लोग ज्यादातर इसी पे ध्यान देंगे। तब इसने क्या किया, अब इसको भी दिमाग लगाना है कि किसी तरह से पहले अपने क्षेत्र का बचाव करना है, नहीं तो इन लोग मार कर सरिया देगा। तब इसने क्या किया, अपना अजातशत्रु ने वैशाली वाले जो वज्जीस्थान के जो मामा घर था उससे बचाव करने के लिए पाटली ग्राम की स्थापना किया। दानापुर सोन के संगम पे एक सैनिक छावनी का निर्माण किया। समझने की कोशिश करेंगे, दानापुर सोन जो है उसके संगम पे, गंगा और सोन के संगम पे दानापुर में एक सैनिक छावनी बनाने का इसने बनाया, सैनिक छावनी, और पाटली ग्राम की स्थापना किया। ऐसा क्यों किया, इसलिए किया उधर वैशाली तरफ से पहला अगर सेना आएगा हम पे आक्रमण करने तो एक भिड़ंत दनेपुर में हो जाएगा, तब तक सेना थोड़ा सुस्त पड़ जाएगा, सरिया जाएगा। जैसे हमारा सिकंदर का समय हुआ था, सिकंदर बहुत लड़ते लड़ते आ रहा था, सेना उसकी थक गई थी, अब वो लड़ना नहीं चाह रही थी, वापस लौट गया। सेम इसने भी सोचा सिकंदर इसके बाद आएगा, लेकिन इसके मन में आया कि बाहरी क्षेत्र मजबूत रखते हैं, कोना कोना मजबूत रखते हैं, इसलिए इसने पाटली ग्राम की स्थापना किया। वहां पर सैनिक छावनी बनाया। सैनिक छावनी इसलिए बनाया ताकि उधर से एक बार हो जाए, इसके बाद हमारे तक आए। एक तो ये हो गया। दूसरा, इसने प्रसेनजीत को हराकर काशी को छीन लिया। छीना नहीं, बाद में कॉम्प्रोमाइज हो गया, मामा घर के बाद था, 1 लाख रुपया सालाना कंटिन्यू रहा। वज्जीस्थान के खिलाफ इसने पहली बार रथ मुसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया। यह एक हथियार है जिसका प्रयोग करके वज्जीस्थान को हराया और अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो इसका पुनः जो क्षेत्र थे लगभग वैसे ही यथावत बने रहे। इसको हम लोग कुनिक कहते हैं, कुनिक प्लस पितृहंता, इसलिए क्योंकि ये अपने पिता की हत्या कर दिया था, इसलिए इसको कुनिक कहा जाता है, पितृहंता कहा जाता है। इसी के समय गौतम बुद्ध का मृत्यु हो गया है 483 ईसा पूर्व। देखिए पूरा एंशिएंट में हम आज पहली बार डेट लिखे हैं 483 ईसा पूर्व। इसके समय गौतम बुद्ध मर गए, डेथ हो गया, उनका निर्वाण हो गया, परिनिर्वाण हो गया, महापरिनिर्वाण। तो गौतम बुद्ध के मर जाने के कारण इसने प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाया अजातशत्रु। तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसने कराया, तो अजातशत्रु ने कराया। इसके बाद कुछ कथनों के मुताबिक देखा जाता है कि अजातशत्रु की हत्या उसके बेटा उदयन ने कर दिया। तो अगला जो राजा होगा वो उदयन होगा। उदयन का इम्पोर्टेंट बात है कि इसने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किया। इसने अपना राजधानी
राजगीर से हटा के पाटलिपुत्र किया। तो उदयन का एक इम्पोर्टेंट बात यह है। अगला जो राजा होंगे ना हर्यक वंश का, वो होंगे नागदशक। नागदशक हर्यक वंश का सबसे अंतिम शासक है। नागदशक की हत्या करके किसने किया? शिशुनाग ने किया। और शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना करेगा इसी मगध के साम्राज्य पे, और शिशुनाग वंश फिर कंटिन्यू होगा। यहाँ से हर्यक वंश समाप्त। नागदशक जो है अंतिम शासक है हर्यक वंश का। आप इसको याद रखने का एक तरीका रख सकते हैं कि हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक। नागदशक की हत्या किया तो शिशुनाग, नागदशक शिशुनाग। अगला जो होगा शिशुनाग हो जाएगा। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने ही किया। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने किया, इसका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसने क्या किया? अपना राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली कर लिया। इसमें अगला जो शासक होगा वो कालाशोक होगा। कालाशोक ने क्या किया? जो वैशाली राजधानी था उसको वापस पाटलिपुत्र ले आया, और इसके शासन के समय 383 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु का 100 साल हो गया, जिसके चलते इसने पाटलिपुत्र में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया। कालाशोक हो गए। इस वंश के अगला शासक नंदीवर्धन होगा, जो कि अंतिम शासक है। नंदीवर्धन की हत्या महापद्म नंद ने किया। नंदीवर्धन की हत्या किसने किया? महापद्म नंद ने किया। कहा जाता है महापद्म नंद एक गैर क्षत्रिय शासक रहा, जिसने नंदीवर्धन की हत्या कर दिया। एक कहानी के मुताबिक लोग कहते हैं कि वो नाई था और इसके बाल दाढ़ी बनाते वक्त इसकी गला काट दिया, और इस वंश पे जो राजगीर वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना किया। शिशुनाग आप समझ गए। नंद वंश अगला आएगा तीसरा। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने किया। महापद्म नंद को गैर क्षत्रिय माना जाता है, यानी कि ये नंदीवर्धन की हत्या करके जो राजगीर का क्षेत्र है वहां पर अपना शासन चलाया। यह एक प्रतापी शासक है। इसको सर्व क्षत्रांक नाशक भी कहते हैं, क्योंकि ये क्षत्रियों का नाशक है, ऐसा कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है। तो यह एक प्रतापी शासक है। इसने क्या किया? कुरु, पंजाल, सुरसेन सबको जीता और सबको मगध साम्राज्य में मिलाया। इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। कहीं कहीं महापद्म नंद को अयोग्य शासक बताया गया है, परंतु अयोग्य शासक ये नहीं है। बहुत बड़ा क्षेत्र को इसने जीता, तो अयोग्य शासक हम लोग नहीं कह सकते हैं। इसके बाद के जो शासक होंगे वो होंगे धनानंद। धनानंद को भी कुछ जगहों पे अयोग्य माना गया, परंतु आप जब वास्तविक स्थिति देखिएगा तो अयोग्य नहीं था। इसलिए भी नहीं था क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र को अक्षुण्ण बनाए रखा, उसमें कोई हाथ नहीं लगाया। यहाँ तक कि इसी के समय सिकंदर का आक्रमण होगा और सिकंदर वापस चला जाएगा। इसी के समय हमारे चाणक्य है, वो क्या करेगा? सेल्यूकस निकेटर यानी चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेंड करेगा और इस पर कई बार आक्रमण करेगा, फिर भी नहीं जीत पाएगा। तो आप देखेंगे कि ये जो है धनानंद, वो अयोग्य कहीं कहीं लिखा हुआ तो है, परंतु हम लोग अयोग्य, ठीक है, अगर वैसा कुछ आ गया प्रश्न तो अयोग्य ही मानेंगे, लेकिन अयोग्य है नहीं। वास्तविक स्थिति जब हम लोग देखते हैं, मेंस का जब हम लोग टॉपिक पे चलेंगे तो अयोग्य प्रश्न आएगा तो अयोग्य सिद्ध नहीं करना है। हम लोग देखेंगे कि कुछ मायनों में इसको अयोग्य बताया जा सकता है, क्योंकि प्रजा लोग थोड़ी त्रस्त थी, परंतु इतने बड़े क्षेत्र को संरक्षण करना कोई अयोग्य शासक के बस की बात नहीं है।
सिकंदर जैसे महान आक्रमणकारी को वापस लौट जाना इसके समय में यह बताता है कि धनानंद अयोग्य नहीं था, कहीं न कहीं इसमें योग्यताएं छुपी हुई थी। हाँ, इतना बड़ा साम्राज्य है, इतना बड़ा क्षेत्र है, तो सभी प्रजाओं को खुश नहीं रखा जा सकता है, तो कुछ लोग इसे अयोग्य करार भी देते हैं। तो हम लोग इस तरह से मेंस के टॉपिक में जब चलेंगे तो डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग को सिद्ध नहीं करना है। लेकिन धनानंद जो था वो एक इतने बड़े क्षेत्र को अछूत रखने वाला शासक था। और एक कहानी है कि कौटिल्य जो हमारे चाणक्य हैं उनको भगा दिया था अपने राज दरबार से, तो उसने अब एक प्रतिज्ञा लिया कि हम तुम्हारे जो साम्राज्य है उसको सर्वनाश करेंगे, तभी अपने चोटी को बांधेंगे। और वो अपना एक कार्यक्रम में लग गया और एक विधि के माध्यम से, एक प्रक्रिया के माध्यम से इसको हटा देता है और चंद्रगुप्त मौर्य को बनाता है। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य अच्छे शासक रहे, हमारे मगध साम्राज्य में काफ़ी उत्कर्ष पे पहुँचाए। सबकी उसको हम लोग देखेंगे, महिलाओं की स्थिति सब कुछ देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य में। तो आज का क्लास आपका नंद वंश तक है, क्योंकि हम लोग क्या देख लिए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। अब अगला जो टॉपिक होगा वो मौर्य वंश का होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेंड करते हैं और राजगद्दी पर बैठाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य किस तरह से शासन व्यवस्था चलाता है, फिर हम लोग उसमें देखेंगे अशोक देखेंगे, दशरथ देखेंगे, सबको देखेंगे हम लोग। एक छोटी सी कहानी इसमें बता देते हैं। जब चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेंड किए चाणक्य और इस पे आक्रमण कर रहे थे, तो बार बार हार जाते। तो हारने के चलते एक बार इन लोग भाग के जंगल में लुकाए हुए थे, हार के भागे हुए थे, जंगल में लुकाए हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य। हुआ क्या, उसी जंगल में एक झोपड़ी में महिला खिचड़ी बनाकर अपने बच्चे को दी हुई थी और बच्चे को डांट रही थी, हैं तुम चाणक्य है क्या जो बार बार बीच से आक्रमण करता है और हार जाता है। चाणक्य को बड़ा आश्चर्य लगा कि हमने ऐसा क्या कर दिया कि जो महिला मेरे बारे में कह के अपने बच्चे को डांट रही है। इसने जाकर पूछा कि ऐसा क्या हुआ जो तुम मेरे बारे में बताकर डांट रही हो। तो उसने कहा कि हुआ कुछ नहीं, आप ही लोग की तरह ये भी बदमाश है, क्या करता है कि खिचड़ी इतना ऐसे गोल थाली में है, यहाँ बीच में हाथ डाल देता है, तो हाथ जलेगा ना, खिचड़ी को ऐसे किनारे से खाना है ना, थोड़ा थोड़ा करके। तो इसने बताया कि अगर आप आक्रमण किसी बाहरी क्षेत्र से करते हैं और थोड़े थोड़े चीज़ों को आप कमजोर करते जाते हैं, तो एक बार यहाँ हार ही जाएगा। आप बीच में आक्रमण करेंगे तो हार जाएंगे, क्योंकि चारों तरफ से ये मजबूत है। तब चाणक्य को लगा कि महिला सही कह रही है, हमको डायरेक्ट बीच में आक्रमण नहीं करना चाहिए, हमको किनारे से आक्रमण करना चाहिए। जैसे खिचड़ी किनारे से खाते हैं, सरा सरा के थोड़ा थोड़ा खाते हैं, बीच में हाथ डालने पर बच्चा को हाथ जल जा रहा था। तो ये कहानी रहा। और हम लोग अगला दिन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य का उत्कर्ष हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि ये पाटलिपुत्र को किस प्रकार से गौरवान्वित करता है ये आपका मौर्य वंश। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य रहा उनके राज्य क्षेत्राधिकार में, और हालांकि इनका कोई अवशेष नहीं बचा है। इसका कारण मूल यह है कि उस समय सारी चीज़ें लकड़ी का बनता था। चंद्रगुप्त का बहुत बढ़िया महल था। बहुत विदेशी यहाँ पर आएंगे लेखक, वो कहेंगे कि चंद्रगुप्त का जो महल है वो देवताओं के समान है, देवताओं के महल के समान है, परंतु हम लोग अब नहीं देख सकते हैं, कारण सभी लकड़ियों का बना हुआ था। चलिए मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।